हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर 10th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षारक और लवण के ऊपर होगा। तो इससे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो पहला चैप्टर है उसका हमने फुल छोटे छोटे पार्ट में टॉपिक वाइज वीडियो बना रखा है और पूरा का पूरा चैप्टर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने दिया हुआ है। अगर आपने पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो वहां से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और पूरी वीडियो आप देख सकते हैं और पूरी चैप्टर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें कुछ टॉपिक, एक या दो टॉपिक कंप्लीट हमने नहीं किया है। अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज की ये वीडियो एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षारक और लवण के बारे में होगा और ये एनसीईआरटी यानी 10th क्लास एनसीईआरटी का ये दूसरा चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण। तो बात आती है कि आखिर इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं तो इसमें अम्ल क्षारक एवं लवण यानी एसिड बेसेस एंड साल्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एसिड यानी अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को जब हमने आज स्टार्ट किया, मतलब आज जैसे ही हम लोग स्टार्ट आज कर रहे हैं, तो ये लगभग 2 या 3 या 4 पार्ट, लगभग 4 पार्ट में होगा और इसके लिए हमने #1 लिखा है और अगले नेक्स्ट वीडियो में #2, #3, #4 आएगा। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहली बात हमारी होती है अम्ल की, यानी कि ये एसिड यानी अम्ल है क्या। तो सबसे पहले हम 17वीं शताब्दी में चलते हैं। लगभग 1680 में रॉबर्ट बॉयल और उनके एक और साथी थे जिनका नाम था डेवी। रॉबर्ट बॉयल और डेवी ने यह बताया कि भाई अगर पदार्थ खट्टा हो और उनके पास हाइड्रोजन हो तो वह अम्ल कहलाएगा। लेकिन बात आती है कि क्या इसी 2 गुण के कारण किसी पदार्थ को हम अम्ल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब बात आई 19वीं शताब्दी में तो लगभग 1884 में एक इंसान है जिनका नाम था आर्हेनियस। नाम था आर्हेनियस। इन्होंने बताया कि वैसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि अम्ल के पास जो गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और इनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। तो एक एक करके हम पॉइंट वाइज इसको समझेंगे और सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा यह है कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल यानी एसिड कहते हैं। 19वीं शताब्दी में ये इनका जो डिफिनीशन था वो काफी बूम पे था, मतलब काफी ट्रेंडिंग में था, लोगों ने मान लिया। लेकिन 20वीं शताब्दी में लगभग 1913-14 में एक और इंसान आए जिनका नाम था, 2 इंसान आए जिनका नाम था, एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड और दूसरे का नाम था लॉरी, यानी ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी सिद्धांत। लॉरी को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी 2 इंसान थे और इनका कहना था कि हाइड्रोजन आयन डोनेट करने वाले, हाइड्रोजन आयन प्रदान करने वाले
प्रदान करने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। इसी को अगर हम अलग अलग लैंग्वेज में आपको लिख करके बताएं तो ये भी कहता है कि प्रोटॉन डोनेट करने वाले, क्या, प्रोटॉन, H प्लस को क्या कहते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन है और इसे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो ये H प्लस ही बनता है। तो H प्लस को हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं और इसी को प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन डोनेट, प्रोटॉन यानी H प्लस, डोनेट करने वाले, क्या, डोनेट करने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। प्रोटॉन डोनेट करने वाले यानी H प्लस देने वाले किसी पदार्थ को अगर दे दे तो वह क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। हम अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यह है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जैसे ही इस HCl को जल में मिलाते हैं और इधर से इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या, विद्युत धारा। देखिए एक मैं आपको बात बताता हूं, अगर बुक में एरो मार्क के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत धारा नहीं लिखा है तो ये आप समझिए कि आपको राइटर भी धोखा दे रहा है, और अगर आपके टीचर इस एरो मार्क के ऊपर विद्युत धारा नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके टीचर भी आपको धोखा दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब यहां विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक चार्ज आप लिखेंगे। बगैर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित किए कभी भी ये पदार्थ H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन कभी भी डोनेट नहीं कर सकता है। HCl को H2O के साथ मिलाइएगा तो ये स्लाइटली सॉल्युबल मतलब काफी कम विलेय होता है, तो ये HCl एक्वस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये H प्लस आयन में टूटता है और ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सेबल होता है। तो यहां हम लिखते हैं विद्युत धारा और उसके बाद लिखेंगे H प्लस और फिर उसके बाद क्या, Cl माइनस। अब देखिए इस H प्लस को हम लोग हाइड्रोजन आयन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखिए और भी अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो जैसे H2SO4 है, इसमें अगर वाटर ऐड करें और फिर वाटर ऐड करके और यहां से विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित करें तो ये H प्लस यानी 2H प्लस और फिर 2H प्लस और फिर उसके बाद SO4 2 माइनस यानी सल्फेट आयन प्रदान करता है। इसको हम लोग क्लोराइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन। और इसको हम लोग सल्फेट आयन कहते हैं। आयन से रिलेटेड अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास के लिए हमने वीडियो और 10th और 9th क्लास के लिए वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। आयंस काफी अच्छे तरीके से हमने डिफाइन किया है और सर्च रैंक में भी वो वीडियो आती है तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। ये है आपका सल्फेट आयन। क्लियर। तो बात आई कि भाई डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या ये रिएक्शन रिएक्ट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो डिफिनीशन क्या है कि जो पदार्थ जल में घुलकर इन दोनों को ऐड करेंगे तो घुलेंगे, और जैसे ही घुलेंगे तो अगर हाइड्रोजन आयन देंगे तो वह अम्ल कहलाएंगे। मतलब कि ये जो HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तभी अम्ल कहलाएगा जब यह हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, प्रदान करेगा, दान देगा।
क्लियर। इस H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और इसी H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल, अम्लों का राजा, या हिंदी में रसायन सम्राट भी कहा जाता है। अब देखिए और भी एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3, इसको नाइटर भी कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम लिखें तो लिखते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO3। इसी तरीके से हम लिखें अगर फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H3PO4। तो ये सब के सब क्या है? अम्ल हैं। रॉबर्ट बॉयल और डेवी का भी कहना सही था कि अगर पदार्थ में हाइड्रोजन है तो वह अम्ल कहलाएंगे, लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होता है। क्लियर। 19वीं शताब्दी में अर्हेनियस की बात लागू तो हो पाई, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट थी कि भाई हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, वहां तक तो ठीक था। लेकिन लॉरी साहब और ब्रॉन्स्टेड साहब दोनों ने मिलकर के जो थ्योरी दिया, उनका कहना था प्रोटॉन डोनेट करने वाले, मतलब ये H+ डोनेट करने वाले, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन। तो H+ डोनेट करने वाले पदार्थ भी अम्ल कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही था। क्यों? क्योंकि यहां देखिएगा, यहां मैं लिखता हूं CO2 और वाटर को ऐड किया जाए तो ये H2CO3 का निर्माण करते हैं। अगर CO2 की बात करें तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक अधातु का ऑक्साइड है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो एक बात बताइए, ये CO2 में कहां हाइड्रोजन मौजूद है? बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो डेवी साहब की बात और बॉयल साहब की बात यहां नेगलेक्ट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। खैर, इसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। फुल डिटेल हम इस चैप्टर में अगर आए हैं, मतलब चैप्टर को हम स्टार्ट किए हैं, तो फुल डिटेल नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। पहले क्या करिए, आप इधर से डिफिनीशन लिखिए। ये एक डिफिनीशन है, ये एक, तीनों डिफिनीशन में से आप कोई भी लिख सकते हैं। आमतौर पर आपके 10th NCERT बुक में ऐसे भी डिफिनीशन दे रखा होगा कि वैसे पदार्थ जो अम्ल में, जो स्वाद में खट्टे और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसका डिफिनीशन लिखिए, फिर एग्जाम्पल लिखिए, और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने बताया कि अगर ये H3PO4 एक फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फोरिक अम्ल है, अगर इसको जल के साथ मिक्स करें तो ये क्या करता है, 3 H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, और उसके बाद फॉस्फेट आयन का निर्माण करता है। तो यहां जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये क्या करता है, जैसे ही अम्ल के साथ जल मिलाया जाता है और इधर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। यह क्या करता है, जैसे ही बनता है तो कुछ ही क्षण के बाद फिर से जल के अणु के साथ रिएक्शन करता है और फिर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। तो हम लोग नोट लिखेंगे, क्या नोट लिखेंगे, लिखेंगे H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन फ्री स्टेट में यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यह
जल के अणु के साथ, जल के अणु के साथ रिएक्शन करके यानी अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके H3O+, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। कैसे करता है अभी बताते हैं, निर्माण करता है। देखिए सबसे पहली बात, जैसे ही H+ यहां बनता है तो बनने के बाद ये जल के अणु के साथ खुद में, मतलब खुद के पास जो जल है उसी के अणु के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करता है और फिर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। अगर इसकी बात पूछी जाए कि भाई हाइड्रोनियम आयन की वैलेंसी कितनी होती है तो कहिएगा 1, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर सोचिएगा कि H+ है यहां, मतलब एक H है, ये 2 H है, तो ये 3 H और ये O, एक पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। आखिर ये हुआ कैसे, मतलब रिएक्शन हुआ कैसे, तो जरा चेक करिए। थोड़ा सा ये एडवांस हो जाएगा लेकिन नॉलेज के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप NTSC और अन्य कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें हाइड्रोनियम आयन की हमेशा फॉर्मेशन पूछी जाती है। ठीक, तो देखते हैं, अगर ये H+ है और ये H2O है तो उस कंडीशन में H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 6 होते हैं तो उस कंडीशन में जरा चेक करिए, ये दोनों बॉन्ड हैं जिनको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो जब ये 2 लोन पेयर हैं, इनको लोन पेयर कहते हैं। मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं मॉलिक्यूल में, सेंट्रल एटम के पास, अणु में, केंद्रीय परमाणु के पास, केंद्रीय मतलब सेंटर में जो परमाणु है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो उसको लोन पेयर कहते हैं या उसी को एकाकी युग्म कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन के पास जब इलेक्ट्रॉन कम है, देखिए एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हाइड्रोजन के पास फुल मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो इनके पास एक होना चाहिए वो एक हो जाता है। जैसे ही एक हो जाता है तो ये H यानी हाइड्रोजन, और फिर जरा चेक करिए ऑक्सीजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां चला आया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो होता क्या है कि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम, इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन कितने हैं, एक ये जो इलेक्ट्रॉन हमने दिया, एक ये, कितना हो गया 3। मतलब कि इनका अगर हम फॉर्मेशन करेंगे तो ये H3O+ बनेगा। कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इनको देंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और 3 हाइड्रोजन एटम है तो 3 H3O+, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमने लिखा था हाइड्रोनियम आयन। ये CBSE और ICSE बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये पढ़ना है। अब तो मतलब एडवांस में काफी ज्यादा NTSC में और ओलंपियाड में क्वेश्चन इससे बार बार पूछा जाता है कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपने देखा कैसे होता है, बिल्कुल जहन में रखिए, और अगर क्वेश्चन आए तो बिल्कुल मचा के आइए, धमाल मचा के आइए। तो अब आगे की बात करते हैं। अब बात आती है कि क्या और भी ऐसे पदार्थ हैं जो एसिड हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस दुनिया में, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एसिड यानी अम्ल हो सकते हैं। क्लियर, अब देखते हैं एसिड यानी अम्ल का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड यानी कि अम्ल की विशेषताएं, अम्ल की विशेषताएं या अम्ल का गुण। क्लियर, अब देखिए अम्ल जो होता है, पहली बात, अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में
खट्टा होता है। दूसरी बात, अम्ल नीले लिटमस पेपर को, इसका हम ट्रिक भी बताएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए पहले स्टेटमेंट को, कॉन्सेप्ट को। अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल कर देता है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। तीसरी बात यह है कि अम्ल का पीएच वैल्यू, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, अभी बात करेंगे आगे अगले लेक्चर में। अम्ल का पीएच वैल्यू, पीएच मान 7 से कम होता है। क्लियर? तीसरी हो गई। अब चौथी बात, अम्ल जो है ये क्षारक को, किसको? क्षारक को उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। पांचवी बात ये कि अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। इस पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो बार बार बिहार बोर्ड और अन्य बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अम्ल का व्यवहार शुष्क अवस्था में अम्लीय क्यों नहीं होता। याद रखिएगा कि जब तक अम्ल के जलीय विलयन में, मतलब अम्ल में जल मौजूद ना हो, तब तक ना तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ना ही वह अम्ल के जैसा बिहेव करेगा, वर्ताव करेगा। क्लियर? तो ये आपके मतलब अम्ल के गुण हो गए। लिटमस के बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये एक पेपर होता है, मतलब आमतौर पर अभी तो लिटमस पेपर आते हैं मार्केट में, सॉल्यूशन ज्यादातर नहीं आ पाते, लोग नहीं देख पाते, लेकिन आमतौर पर ये लिटमस विलियन होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। उसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले क्या करिए, आप इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, और ये नोट, ये जो हमने स्टेटमेंट ये जो हमने बनाया है कि H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, तो इसको आप बेहद इंपॉर्टेंट समझिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखिए, फिर आगे की बात करें। अम्ल का डिफिनीशन हो गया, उसका गुण हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। अब हमारी बात आती है कि भाई अम्ल के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के अम्ल होते हैं। तो अलग अलग मान्यता के आधार पर अम्ल को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी की बात होती है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने लिखा है अम्ल के प्रकार। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर अम्ल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको हिंदी में हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं वीक एसिड, जिसको हिंदी में हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कहते हैं। वीक का मतलब आप समझ गए होंगे, दुर्बल बिल्कुल कमजोर, और स्ट्रॉन्ग का मतलब प्रबल यानी मजबूत। अब बात आती है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का क्या मतलब है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब है कि किसी अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा काफी ज्यादा हो। अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, मतलब अगर कोई अम्लीय विलयन अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, तो वह अम्ल जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल होगा। और अगर कोई अम्ल जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, तो वह दुर्बल अम्ल यानी कमजोर अम्ल यानी वीक एसिड होगा। डिफिनीशन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो कहते हैं कि वैसे अम्ल जो
जल में पूर्णतः घुलकर, कैसे? पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, उसे प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। कैसे भाई, जरा चेक करिए। H2SO4 का एग्जाम्पल हमने लिखा था। तो H2SO4 को जैसे ही जल में मिलाते हैं और इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज यहां लिख लेते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये काफी अधिक मात्रा में H+ आयन और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है, काफी अधिक मात्रा में। मतलब यूं समझिए कि अगर ये 100 मोल का कोई विलयन हो तो 100 मोल हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है पूर्णतः आयनित होकर के, तो वह जो अम्ल होगा वह बिल्कुल प्रबल अम्ल होगा। और यही बात होती है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि ये जितने इसके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं वो सब के सब डोनेट कर देते हैं, तो पूर्णतः आयनित होता है और उसके बाद टोटल हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ इसके और भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल और भी हम लिखते हैं, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना, HCl, H2S एक्वस, इसको एक्वस लिख लेंगे, HCl भी एक्वस होगा, HNO3 भी एक्वस होगा। इसी तरीके से H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसी तरीके से H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, HNO3, उसके बाद HNO2 यानी नाइट्रस एसिड यानी नाइट्रस अम्ल। तो ये इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। एक नोट हमारे जहन में है, पहले इसको मिटा लेते हैं, बाद में इधर लिख लेते हैं। नोट ये है कि सभी मिनरल्स एसिड यानी खनिज अम्ल, मिनरल्स एसिड यानी हिंदी में कहते हैं इनको खनिज अम्ल, प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। अब कहिएगा ये खनिज अम्ल क्या है? तो वैसे पदार्थ यानी वैसे अम्ल जो खनिज लवण से प्राप्त होते हैं, जैसे HNO3, H2SO4, H2SO3, HNO2, H2S, H3PO4, H2PO2, बहुत सारे हैं। ये सब के सब मिनरल्स एसिड है, मतलब खनिज अम्ल है, और ये सब के सब क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः आयनित होते हैं। लिख लीजिए, क्योंकि कोई पूछे क्यों भाई, तो कहिएगा क्योंकि ये पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः आयनित मतलब आयोनाइजेबल, आयोनाइज्ड कहेंगे, आयोनाइज्ड होकर 100% H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। और क्लियर हो गया? बात क्लियर हो गई? अब बात आती है कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, है ना? तो दूसरा आपका पॉइंट है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? वैसे अम्ल जो जल में, वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, तथा जो कम मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं?
दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्लियर? कौन कौन से एग्जाम्पल हैं अब देखिए, बहुत मजा आने वाला है अभी। देखिए जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, इधर लिख लेते हैं फॉर्मिक अम्ल, जिसका केमिकल फॉर्मूला HCOOH होता है। ये फॉर्मिक अम्ल HCOOH जैसे ही जल में इसको डुबोते हैं, मतलब मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद ये क्या करता है, एक H+ मतलब एक हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए जरा, इसके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है, 1 1 2, लेकिन ये एक ही हाइड्रोजन आयन देता है और उसके बाद HCOO- मतलब कार्बोजाइलेट आयन, ये क्या करता है, उधर की तरफ अलग कार्बोजाइलेट आयन कर लेता है और हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है। 2 हाइड्रोजन है लेकिन एक ही हाइड्रोजन डोनेट किया, तो कम मात्रा में हाइड्रोजन डोनेट किया। यहां 2 था और दोनों के दोनों, यहां चेक करिए, दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयन इसने डोनेट कर दिया। अगर इसको आयोनाइज्ड करते तो ये 3 जितने हाइड्रोजन हैं इन सबको ये क्या करता, डोनेट कर देता। लेकिन यहां 2 है, एक हाइड्रोजन आयन डोनेट किया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे, यानी वीक एसिड कहेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास एसिटिक एसिड हो, क्या हो, एसिटिक अम्ल, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको अगर H2O के साथ मिला दें, मिलाने के बाद होता क्या है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ये क्या करता है, ये इनके पास तो काफी ज्यादा, मतलब और भी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है। जरा चेक करिए, यहां 3 और ये 4, लेकिन करता क्या है, ये एक ही हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है और उसके बाद CH3COO-, मतलब ये फॉर्मेट आयन है, ये एसीटेट आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है। तो 4 हाइड्रोजन थे, एक ही हाइड्रोजन आयन डोनेट किया, इसका मतलब यह है कि काफी कम मात्रा में हाइड्रोजन डोनेट किया, हाइड्रोजन आयन डोनेट किया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्लियर? अब देखिए दुर्बल अम्ल के ये एग्जांपल हैं, एक फॉर्मिक एसिड, ये एक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में सिरका के नाम से जानते हैं, और ये कंपटीशन में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा के जितने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सब में क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड लेवल में तो पूछा ही जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अभी स्रोत अभी लिखवाएंगे हम आगे, जरा चेक करते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल, इसको हम लोग लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला CH3CH2COOH, ये प्रोपेनोइक अम्ल है। अब बात आती है नोट की, ये फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ये सब के सब क्या हैं। इसी तरीके से ब्यूटायरिक अम्ल, मतलब ब्यूटायरिक एसिड, ये भी हो सकता है, लिख लीजिए ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, इसको लिखते हैं CH3CH2CH2COOH। आप कार्बन हाइड्रोजन काउंट करके एक जगह भी लिख सकते हैं। अब बात आती है नोट की, जहन में एक आता है बात कि ये जितने हमने फॉर्मिक एसिड, एसिटिक, प्रोपेनोइक, ब्यूटायरिक लिखा, ये सब के सब ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मतलब कार्बनिक अम्ल होते हैं। तो नोट लिखेंगे कि सभी कार्बनिक अम्ल, सभी कार्बनिक अम्ल, सभी कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड लिखेंगे, ऑर्गेनिक यहां जगह नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड आप लिख लीजिएगा। कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनमें आप एक चीज कॉमन जरूर देखिएगा, मतलब 2-3 चीज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बिल्कुल होते ही होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, इन सबसे बनता है। तो ये आपका प्रकार रहा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर। एसिड 2 टाइप के, एक प्रबल अम्ल, एक
दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल वे होते हैं जो पूर्णतः आयनित यानी कि आयनाइज्ड होकर के 100% अपने पास जितने हाइड्रोजन होते हैं सब के सब आयन के रूप में डोनेट कर देते हैं। और दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो पूर्णतः आयनित नहीं होते और जो उनके पास हाइड्रोजन होता है उनसे कम मात्रा में हाइड्रोजन डोनेट करता है, मतलब टोटल हाइड्रोजन आयन के रूप में डोनेट नहीं करता है, इसलिए इसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये इसके नोट है कि सभी मिनरल्स एसिड प्रबल अम्ल होते हैं क्योंकि ये पूर्णतः आयनित होकर के 100% हाइड्रोजन आयन देते हैं, जितना होता है सब दिल खोल के दे देता है। और ये नोट है कि सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं क्योंकि जितने कार्बनिक अम्ल होते हैं कभी भी अपने पास के सभी हाइड्रोजन डोनेट नहीं करते। क्लियर? तो ये आपका रहा टाइप। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग अगले लेक्चर में #2 में एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षारक एवं लवण #2 में हम लोग फिर से मिलेंगे और वहां हम लोग प्रिपरेशन से पढ़ेंगे कि आखिर अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। फिर उसके ये फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहा, उसी प्रकार हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। दूसरे जितने ट्यूटर हैं उनसे अगर आप इस वीडियो को कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा आपको जरूर मिली होगी। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों की भी नॉलेज काफी ज्यादा हो सके, पावरफुल हो सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूं चुटकी में निकाल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि अगली अपडेट, अगली वीडियो आपको आपसे मिस हो जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में #2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।